भाई आजकल आईबीएस के लिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिनमें से कुछ हमने कल शेयर की थी अपने व्लॉग में। अब उसमें कुछ सवाल थे और सवाल ये थे कि आपको ये सब बातें कैसे पता। तो आज की शुरुआत इसी बात से करते हैं, इससे पहले कि हम बाकी के खुलासे करें। आईबीएस के जो अभी तक जो पर्दे चढ़े हुए थे उन सबको हटाएं और सामने लेकर आए सच्चाई है क्या। तो पहले हम बता देते हैं कि देखिए अभी जो वीडियोज आ रही हैं और जिन वीडियोज में आईबीएस के बारे में बिल्कुल खुल के बातें की जा रही हैं तीनों के बारे में, तो ये खबरी मैडम जो है ना, यानी खबरी दीदी जो है ना, ये सारी खबरें लेकर आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो सारी खबरों को आपके सामने इस तरीके से ले आए। इनमें से काफ़ी सारी खबरें हमें पहले मिली थी जो हमने अपने पॉडकास्ट में टाइम टू टाइम शेयर करी हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने क्या बातें शेयर करी थी और जो इन्होंने भी बताई हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ खबरें मिलती हैं उसके बाद में वही खबरें आपको दूसरे सोर्सेज से भी मिलती हैं, तो आपको मानना पड़ता है कि इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब देखिए, पिज़्ज़ा की जो पढ़ाई के बारे में जो बात हुई थी कि वो किस तरीके से पढ़ाई आज की डेट में नहीं कर रही है, वो कैसे ड्रॉप आउट हुई, क्यों करके उसको बाहर निकाला गया, और इसके बाद में इसके कोचिंग के थ्रू ओपन एग्जाम दिलाने की बात की गई। किस तरह से जनाब ने उसका मोबाइल ना केवल छीन लिया बल्कि तोड़ दिया। तो ये एक खबर थी। दूसरी खबर मैं याद दिला देता हूँ, नान स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी करता है, क्या क्या एक्टिविटी करता है, इसके बारे में हमने पूरा खुलासा किया था। उसके अलावा उसको स्कूल से निकाल दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया कुछ दिन के लिए। इसकी पूरी डिटेल हमने बताई थी। इसके अलावा फनी का जो एक्सीडेंट था उसके बाद की भी सारी डिकोडिंग हमने ही की थी। चालू के हैदराबाद टूर के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी हमने। उसको लगभग जो है कितना पैसा मिला, वहाँ फनी ने कौन सी हरकत करी, क्यों करके इनके लड़ाई झगड़े हुए और वापस आते समय इनका व्लॉग क्यों नहीं बना, ये सारी बातें हमने डिटेल में बताई थी। मौधा में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, लहर क्या करती है, लहर कहाँ से ये सब लेकर आती है जो गिफ्ट वगैरह देती है, और उसका वहां पर सड़कों से उठना बैठना है। उसके अलावा वो एक बार पहले पकड़ी गई थी, एक बार फिर दोबारा से देखा गया था उसको। और भी कई सारी खबरें हैं जिनके हमने ब्लॉग के अलावा जो हमें खबर मिली थी उसके हिसाब से दिया था। तो भाई जब अगर एक ही खबर 2 या 3 प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे जाती है तो आप उसको सत्य मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये सही है। और फिर अब तो भाई खबरी मैडम जो हैं वो लगातार खबर पे खबर दे रही हैं। तो उनकी कई सारी खबरें जो अभी नई भी आई हैं उनमें भी हमें पहले से पता थी और कुछ बातें हमने शेयर भी करी है, टाइम टू टाइम पे बताएंगे। तो ये तो हुआ पहला आंसर कि ये सारी खबरें हमें कहाँ से मिलती है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अपना राइट सोर्स नहीं बताएगा, क्योंकि वो खबरें वो इसी टाइप की होती हैं। और फिर देखिए खबरी मैडम तो आपको प्रूफ भी देने वाली हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देने वाली हैं। तो फिर चिंता किस बात की है। इसलिए तो हमारा सपोर्ट उनके लिए है कि आप करे जाओ खुलासे पे खुलासे, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। लोगों की आंखें खोलना और उनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको साफ करना, और साफ साफ उन्हें दिखाई दे कि वास्तव में ये लोग कैसे हैं। एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रमजान के महीने में आप इस तरह की बातें कैसे करते हो। उन लोगों को, उन आंख के अंधों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि रमजान के महीने में ये हॉस्पिटल जाके झूठ बोल सकते हैं। ये रमजान के महीने में एक झूठी ट्रॉफी देकर बना सकते हैं कि भाई ये ट्रॉफी आई है जनाब के लिए। ये सारे खुलासे भी तो हमने ही किए थे कि आखिर वो ट्रॉफी कहाँ से आई, कहाँ से परचेज की गई और कहाँ मिलती है, और उसको जिस तरह से दिखा दिया गया कि दुबई से आई है। देन जो पैकिंग और ये सब की बात थी वो भी हमने सामने लेकर आए थे विद फोटोग्राफ। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, और सच्चाई सुनने में अगर इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, आज तक झूठ ही तो सुनते आए हो, और वो झूठ सुन सुन के तुम लोग इस तरीके के हो गए हो कि तुम्हें सच भी आज की डेट में झूठ लगता है। तो तब की बात है, इतने इतने इनके खुलासे हो चुके हैं। वो सिगरेट का पैकेट पकड़ा जाना, और फनी का कोल्ड ड्रिंक वाले जो कहानी है वो भी खुद डब्बा नहीं बताई हुई है। भाई किस किस बारे में आंख खोलोगे। वो कहते हैं ना, एक सोते हुए को तो जगाया जा सकता है लेकिन एक जागते हुए को क्या जगाओगे आप। चलिए फिर आज की बात करते हैं कि आज किस तरह का खुलासा सामने आया है। अब भाई जिस तरह से हमारे से सवाल किए जाते हैं व्लॉग के नीचे कि आप कहां से लेकर आए, क्या लेकर आए, तो उसी तरीके से खबरी मैडम को भी सवाल पूछा गया कि ये सारी बातें आप इस तरीके से यहाँ क्यों कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्यों कर रहे हैं। खबरी मैडम ने इसका आंसर देते हुए भी कुछ और खुलासे कर दिए, और उन्होंने जो खुलासा किया उसके हिसाब से तो हुक्का पानी बंद हो गया। भाई इन आईबीएस का सोसाइटी वालों ने बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर रखा है। भाई जो आप लोग समझते होंगे हुक्का पानी बंद कर देना यानी कि सोसाइटी में अपने साथ ना बैठने देना, किसी भी तरह के फंक्शन में उनको इनवाइट ना करना। और ये कैसे हुआ,
वो भी बताते हैं। जिस तरह से जनाब और ये चालू, ये सारे लोग सोसाइटी के जितने भी जो मैटर होते हैं, जितने भी ओकेशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी उसका जो चंदा लिया जाता है, उसका जो पैसा लिया जाता है, कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, उस कंट्रीब्यूशन को साफ मना कर देते हैं। और इस तरीके से जब ये इस तरह से मना कर देते हैं, उसके अलावा सोसाइटी का मेंटेनेंस पे नहीं करते, सोसाइटी के टाइम टू टाइम और जो एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटी के भलाई के लिए, उन सब में भी पार्ट नहीं लेते। भई सोसाइटी इतनी अच्छी है, जैसा ये बता रहे हैं कि हर तरह के जो धर्म के जो फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो कंट्रीब्यूटरी होता है। अब जब सारे प्रोग्राम कंट्रीब्यूटरी होते हैं, तो फिर सबका सहयोग चाहिए उसमें। लेकिन ये वाली फैमिलियाँ भई, ये अपने को किसी को देने के तैयार नहीं हैं, बल्कि उल्टा बेइज्जती करती हैं और टालती हैं। आज नहीं, कल आना, कल नहीं, कल नहीं, परसों आना, आज घर पे है नहीं। भाई ये कब घर पे नहीं रहते? हमारा ढोल तो हमेशा जो है सोफ़े पे पड़ा रहता है, तो वो सोफ़े को छोड़ता कहाँ है? चलिए बात करते हैं असली बात पे। तो इस तरीके से जब ये सोसाइटी वालों को बिल्कुल भी फ़ेवर नहीं करते और उल्टा और गंदगियाँ करते हैं, उसके अलावा ये जो ठुक-ठुक, ठाक-ठाक इनकी चलती रहती है, वो भी बंद नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। तो सोसाइटी वालों ने परेशान होके क्या-क्या एक्शन लिए, आप सुनकर हैरान रह जाएँगे। सोसाइटी वालों ने इन्हें किसी भी फंक्शन में अपनी तरफ से इनवाइट करना या उसमें शामिल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और यही नहीं, आप सुन के और हैरान हो जाएँगे कि इनके यहाँ जो बाहर से जितनी भी मदद आती है, मदद नहीं कहना चाहिए, सामान आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ठुक-ठुक, ठाक-ठाक के लिए सामान तो चाहिए। आपको जो बिल्डिंग मटीरियल ये सब चीज़ें चाहिए होता है, तो सोसाइटी वाले उन व्हीकल्स को अंदर नहीं आने देते, जो इस तरीके की चीज़ें लेकर आते हैं। इसके अलावा ये लोग जिस तरह से पानी और ये सब चीज़ें बहुत बॉटलिंग वगैरह मँगाते हैं, नए-नए ऐप से मँगाते हैं, तो उनके भी बंदे जो आते हैं, उनको भी रोक लिया जाता है गेट पर। इतना ही नहीं भाई, बहुत ही शर्म की बात है कि जिस फ्लोर पे ये रहते हैं, तो वहाँ जो कॉमन एरिया होता है, वहाँ का भी पोंछा लगाना, यानी कि वहाँ साफ-सफाई करना, वो भी बंद कर दी जाती है। भाई कितना बुरा लगता है कि इनके घर के सामने बिल्कुल सफाई नहीं की जाती और बाकी पूरी सोसाइटी में पूरी सफाई की जाती है। कितने शर्म की बात है। और जब इस तरह का असहयोग आंदोलन चलता है सोसाइटी का इनके खिलाफ, तो ये जो है उस टाइम में बाहर निकल कर आते हैं और अपना माफ़ीनामा देते हैं, लिखित में माफ़ीनामा देते हैं। शर्म भी नहीं आती, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, उसके बाद में पेशकश करते हैं अपनी तरफ से, ऑफ़र करते हैं कि भई ठीक है, सोसाइटी का हम जो ये वाला खर्चा हम दे देंगे, पानी हम अरेंज कर देंगे, रूह अफ़ज़ा हम अरेंज कर देंगे, हमारी तरफ से ये वाली डिश हो जाएगी। और तब कहीं जाके सोसाइटी वाले इनको अपने किसी फंक्शन में आने देते हैं। वैसे तो ये पूरे साल किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि और फंक्शन तो इनके हैं ही नहीं ना, इनके तो सिर्फ़ एक ही फंक्शन है। अब जब अफ्तियार होगी सोसाइटी में, तो ये शूट कर लेंगे। बाकी ईद के लिए जो किया जाता है, होली पे जो किया जाता है, गणेश चतुर्थी पे जो किया जाता है, जन्माष्टमी पे जो किया जाता है, क्रिसमस पे जो किया जाता है, इन सारे फंक्शंस में कहीं पर भी ये शामिल नहीं होते। बड़े 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कि चलो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको हम वो बाँट देते हैं पिज़्ज़ा और समथिंग, ये जो बाँटते हैं जनाब और मैडम, सिर्फ़ इतना ही पार्टिसिपेशन रहता है इनका। बाकी सोसाइटी में होने वाला जो फंक्शन होता है इस तरह का, उसमें ये बिल्कुल नहीं जाते और इनवाइटेड भी नहीं होते, बल्कि इनको नेग्लेक्ट किया जाता है। अब देखिए ये सवाल उठता है कि फिर सोसाइटी वाले क्यों करके इनकी कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेन क्यों नहीं करते? तो इनका खबरी मैडम का ये कहना है कि डायरेक्टली अगर ये जाके कंप्लेन करते हैं पुलिस वालों को, तो वो एफआईआर नहीं लिखते, पहले वो एनसी लिखते हैं, क्योंकि इन सब बातों को वो गंभीर मामला नहीं मानते। और उसके जैसे ही एनसी लिखी जाती है, तो वैसे ही इनके पास खबर आ जाती है कि इस तरीके से सोसाइटी वालों ने कंप्लेन की है। और उसके बाद में भाई ये सुलह का झंडा, सफ़ेद वाला झंडा लेके बाहर आ जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में ढाक के 3 पात, यानी फिर दोबारा से वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं। और फ़नी हो या जनाब हो, इन लोगों को बड़ा रैश ड्राइविंग करने की आदत है। जब भी अपनी गाड़ी अगर सोसाइटी में लेकर आते हैं, तो ये बहुत स्पीड में लेकर आते हैं। तो सोसाइटी वालों को इस बात से भी कंप्लेन है कि फ़नी कोल्ड ड्रिंक पी के सरेआम वहाँ पे सोसाइटी में घूमता है और उसके साथ में 4-6 लड़के होते हैं जो इसी टाइप के लड़के होते हैं। अब वो तो साफ-साफ कह रही हैं ड्रिंक करके, हम तो कोल्ड ड्रिंक कहते हैं,
क्योंकि हमें तो चालू अप्पी ने यही बताया था कि ये कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं और क्यों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्यों इतना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सारी बातें बताई थी। भाई हम तो भई ऐसे ही भोले-भाले हैं जैसे कि इनके लोग हैं, तो हमने भी समझ लिया कि ये कोल्ड ड्रिंक जो है कोई बुरी चीज़ है भाई। अब देखिए एक और कारनामा सुन लीजिए, सोसाइटी में एक प्रेग्नेंट लेडी है कि जो नॉर्मली वहाँ पर शाम को वॉक करती है। अब जिस टाइम वो वॉक कर रही थी नॉर्मली उसका हस्बैंड साथ में होता है, लेकिन पर्टिकुलर डे को वो हस्बैंड साथ में नहीं था। अब उस टाइम में मैडम और जनाब दोनों के दोनों वॉक पे निकले हुए थे। अब मैडम जो है ना अपना सुट्टा लगा रही थी। आप सुट्टा समझते हैं ना, जनाब सुट्टा लगाते हैं, मैडम भी सुट्टा लगाती हैं। प्रूफ चाहिए आप वो देख लीजिए, बिग बॉस देख लीजिए, वहाँ पे जो स्मोकिंग ज़ोन बना रहता था, मैडम जो है बार-बार वहाँ पे जाती थी और आती थी। और वैसे भी मैडम के होंठ और ये सब जो है दिखाते हैं कि मैडम जो है किस तरह से सुट्टा लगाती हैं। जनाब भी सुट्टा लगाते हैं, तो मैडम वहाँ पे सुट्टा लगा रही थी और ये वही मैडम है कि जो हॉस्पिटल गई हुई हैं कि भई मेरे को तो बीमारी है, मैं ये कराने जा रही हूँ, वो कराने जा रही हूँ। लेकिन इनके कारनामे देख लीजिए, तो मैडम सुट्टा लगा रही थी। अब सुट्टे का जो लास्ट बड होता है ना, वो नॉर्मली जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे फेंकते ज़रूर हैं। अच्छा तो ये है कि डस्टबिन में जाके फेंको, लेकिन कुछ लोग नीचे भी फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको पैर से मसल देते हैं, क्योंकि जो चिंगारी है वो पूरी तरीके से बुझ जाए। और मैडम तो एक कदम आगे नहीं, मैडम ने वो जली हुई सिगरेट मतलब जो उसका लास्ट हिस्सा जो होता है, वो उन्होंने ऐसे हवा में उछाल दिया और वो उन्होंने जो है जो प्रेग्नेंट लेडी जा रही थी, उन्होंने शिफॉन का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, तो वो उनके दुपट्टे पे जाकर गिरा और उसकी वजह से उसमें थोड़ी चिंगारी लगी और जिसको देख के वो बिल्कुल घबरा गईं। अब मैडम ने भी देखा जब इस तरह की बात है, तो मैडम उससे सिर्फ़ इतना कहती हैं, "अरे कोई बात नहीं, ये थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सिगरेट ही तो है।" और बस इतना कहने के बाद में इस तरह से चल पड़ी। मतलब मैडम को, जनाब को कोई अफ़सोस नहीं हुआ, कोई वो नहीं और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई इस हालत में वहाँ पे काफ़ी देर तक यही देखती रही कि यार ये कैसे लोग हैं? ये सोसाइटी में रहने लायक लोग हैं? छी! एक और सुन लीजिए, इनके फ्लैट से जो कूड़ा है, वो कूड़ा उठाया ही नहीं जाता और काफ़ी दिन तक वो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। ये बेशर्म लोग उस कूड़े को भी कहीं बाहर फेंक कर नहीं आते हैं। ढीठपने की भी एक हद होती है। देख लीजिए सोसाइटी इनका बिल्कुल हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर चुकी है और उसके बाद में भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके जो व्लॉग के नीचे इतने सारे कमेंट आते हैं, इनको प्रेज़ करते हैं लोग बाग। खोलो भई खोलो अपनी आँखें, कब खोलोगे? और ये तो देखिए खबरी मैडम डिटेल में बता रही हैं कि इनका जो कचरा होता है वो कैसा कचरा होता है। उसमें फीमेल के यूज्ड पैड, बच्चे के डायपर, वो भी भरे हुए डायपर, मतलब शर्म आनी चाहिए इन्हें। इन्हें ये बिल्कुल सेंस नहीं है, सिविक सेंस। अब वैसे भी आपने देखा ही होगा घर में, होटल में और यहाँ तक कि रेलवे कंपार्टमेंट में इन्होंने किस तरह से डायपर फेंक रखे थे। ये अब ये तो सबके सामने ही है। और भाई अगर इसी पे एंड हो जाती तो कोई बात नहीं थी। इससे भी ज़्यादा हार्मफुल और शर्मनाक हरकतें ये लोग करते हैं। यहाँ तक कि छोटी-छोटी लड़कियाँ जो सोसाइटी में घूमती रहती हैं, अब वो शॉर्ट्स और ये सब पहनती हैं क्योंकि छोटी लड़कियाँ हैं, तो ये कोई आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी जो फ़नी ये वीडियो बनाते हैं, फ़नी के जो दोस्त हैं वो वीडियो बनाते हैं, प्लस उनको टच करने की कोशिश करते हैं और टच किस तरह से करते हैं वो उन लड़कियों को साफ समझ में आता है। तो उन लोगों ने कई बार कंप्लेन करी है कि हमारा तो सेफ भी नहीं है बाहर घूमना और लिमिट लिमिट कहाँ क्रॉस होती है और लिमिट कहाँ जाके सेट होती है भाई, इनके मामले में तो सोचना भी दूभर है। क्योंकि एक लेडी एक फ्लैट में रहती है जिसके बराबर वाले फ्लैट में अक्सर जो है फनी या फनी के यार दोस्तों का जाना आना है, वहाँ इनकी सारे कांड चलते हैं। तो वो जो लेडी है उसको जो आते जाते ये लोग सीटियां बजाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं और हद तो तब हो गई कि जब उसका जो बाथरूम था वहाँ पर जो है एक कैमरा सेट किया गया मोबाइल का और वो उसको पता चल गया। इससे जो है वो उसने कंप्लेन करी और सारे सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए क्योंकि ये चीज़ें किसी तरह से भी टॉलरेट करने वाली नहीं थी। अब आप देखिए कहाँ-कहाँ तक की खबरें ये आ रही हैं। तो ये जो घटना थी ये एक हाइपर पॉइंट बन गया जिसकी वज़ह से ये वीडियो आने शुरू हो गए। इनका कहना ये है कि अब हम ये चीज़ें अपनी तरफ नहीं रखना चाहते, ये हम सब जगह फैला देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये और ज़्यादा फैलें, जिससे कम से कम इनके जो कांड हैं ये बंद हो और सोसाइटी वाले वहाँ पे अपनी चैन की सांस ले सकें। मैडम के ऊपर बात करते समय वो मैडम की मम्मी के बारे में बताती हैं कि मैडम
मैडम की मम्मी ही उस बच्चे को रखती रहती हैं हमेशा और उसको सोसाइटी में नीचे घुमाती रहती हैं और जब वो घुमाती हैं तो बच्चा भागता है, दौड़ता है। तो कई बार उनकी हालत ऐसी है कि उनके घुटने में काफ़ी दर्द होता है, तो उसकी वजह से वो कई बार जो है बैठ जाती हैं और उनको साँस लेने में भी फिर उस टाइम में दिक्कत होने लगती है। एक 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि वो मतलब जैसे बेहोश हो जाता है, इस तरह से हो जाती हैं। तो सोसाइटी वाले उनको जो ग्लूकोज़ पिला रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी उतर कर वहाँ नीचे नहीं आते। यहाँ तक कि बच्चे को भी खेलते-खेलते अगर कोई चोट लग जाती है और इनको वॉचमैन अगर ये कहता है कि आपके बच्चे को चोट लग गई है, तो आप आकर प्लीज़ देख लीजिए, तो वहाँ से नीचे उतर के आने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने चंगू-मंगू अपने जो भी लोग हैं उनको भेज देते हैं, लेकिन कभी नीचे नहीं आते। इसी तरीके से सब कुछ जो है मैडम की मम्मी के ऊपर छोड़ रखा है और मैडम की मम्मी का खुद की हालत सही नहीं रहती है। वो बच्चा 2-3 घंटे के लिए क्लासेस लेने के लिए जाता है, आपको पता ही है वो कहाँ जा रहा है, किस तरह की क्लासेस ले रहा है, कई बार हम बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद में फिर वो मैडम की मम्मी के पास ही रहता है, उन्हीं के पास सोता है, उन्हीं के पास में कपड़े-वपड़े बदलवाए जाते हैं, खाना-पीना खाता है। और हाँ, एक बार और, ये बच्चा छोटा बच्चा है, उसको क्या पता? तो बच्चे जो वहाँ खेल रहे होते हैं, वो कुछ खा पी रहे होते हैं, तो उनसे ही वो माँग रहा होता है। कभी चॉकलेट माँग रहा होता है, कभी बाकी जो खाने की चीज़ें खा रहे होते हैं, वो माँग रहा होता है। मतलब इन लोगों को इतनी शर्म भी नहीं है कि हमारा बच्चा किस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा है, तो हम इसके लिए भी कम से कम ये सब चीज़ें दें। इनके लिए बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉप बना हुआ है। इनकी कमाई का साधन बना हुआ है, बच्चे की देख-रेख करना, उसको ग्रो करना, ये इनके बस की बात नहीं है। अब ये तो रही बस साहब मम्मी की बात, अब पापा की बात कर लेते हैं, यानी मैडम के पापा। तो मैडम के पापा भी इनका कहना ये है, भई सोसाइटी में रहती हैं तो यही बेटर जानती हैं कि कभी-कभी मतलब कुछ-कुछ दिनों में वो अपने नवासे से मिलने के मतलब पोता नहीं नवासा है वो, तो नवासे से मिलने के लिए कभी-कभी आते हैं और वो नॉर्मली 7 से 9 बजे के बीच में आते हैं। शाम को हो सकता है शाम को जब वो फ्री हो जाते होंगे, तभी आते होंगे। लेकिन ये उनसे बिल्कुल नहीं मिलने देते हैं, अक्सर जो बच्चे को लेके चले जाते हैं और बड़ा रूड तरीके से बोलते हैं कि बेवड़ो लोगों के साथ में हम अपने बच्चे को नहीं मिलने देंगे। और इस तरह का रूड बिहेवियर करने में ये दोनों होते हैं, एक नहीं मैडम भी और जनाब दोनों होते हैं। हालाँकि एक्सीडेंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ़नी का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने अब और ज़्यादा बात बताई है। वो ये बताई है कि जब इनका वे एक्सीडेंट जो हुआ था, वो एक स्विफ्ट गाड़ी से हुआ था और इस क्योंकि ये ड्रंक हालत में थे, तो इसलिए वहाँ पर जो है पुलिस भी काफ़ी आ गई थी और पुलिस के आने की वजह से इनको वहाँ पर वो सारा मामला रफ़ा-दफ़ा करने के लिए क्योंकि वहाँ ड्रिंक वाला केस था, तो इसलिए एक मामला ज़्यादा बन सकता था। तो इसलिए इनको 82,000 अब पता नहीं यार बिलीव नहीं होता, 82,000 रुपए इन्होंने पे किए और तब जाके वो मामला रफ़ा-दफ़ा किया। अब वो किस-किस को गए होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इसके आगे वो डॉटर खाला के बारे में बताती है कि डॉटर खाला उनको आजकल ये 20,000 रुपीज़ पे करते हैं। इसके अलावा जो उनके खालू हैं, वो वहाँ से पैसा भेजते हैं इनकी पढ़ाई के लिए, दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसके अलावा भी कुछ पैसा भेजते हैं इनके डॉटर खाला के पास में। डॉटर खाला ये सारे पैसे सेव करती रहती हैं और टाइम-टाइम पे अपने कुछ गोल्ड वगैरह की चीज़ ये बना लेती हैं। इनके आपस के रिलेशन भी ना बिल्कुल भी नहीं है। लोग बाग यहाँ तक कि आपस में ये लोग बात तक नहीं करते। मैडम और जनाब जो अलग-अलग कमरे में रहते हैं, इसके अलावा भी ये जो दोनों बाकी हैं, वो लोग भी ज़्यादा इस तरह की इंटरेक्शन नहीं करते और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये बता रही है कि मैडम और जनाब अब कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं क्योंकि चालू तो इसमें बहुत आगे निकल गई है उनसे। इसके साथ-साथ पापा के लिए भी बताया उन्होंने कि पापा का भी इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। सबूत के तौर पे जैसा कि हमने भी बताया था कि जब मैडम जो हॉस्पिटल जा रही थी मतलब फरिश्ता बहू हॉस्पिटल जा रही है, वो भी इस तरह की इलनेस के लिए जा रही है, तो पापा वॉक करते रहे। एक बार उन्होंने कोई बात नहीं पूछी और ना ही मैडम ने ज़रूरत समझी कि उनको बता के जाने की। और सिमिलर बिहेवियर आपने पहले भी देखा होगा जब मैडम जो है अपनी सर्जरी करा के आई थी, तब भी पापा ने कुछ भी नहीं बोला था। तो ये जो बर्थडे ब्रिंगिंग की जाती है 10 डेज़ टू गो, 5 डेज़ टू गो, ये सब के सब ड्रामा और स्क्रिप्टेड होता है। उनको किसी को कोई मतलब नहीं है कि घर में किसका बर्थडे आ रहा है, क्या आ रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही इन लोगों के साथ में ये भी उनके साथ में कोई रिलेशन नहीं रखते। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैडम की स्टोरी जानने में भी इंटरेस्ट है, तो मैडम की स्टोरी भी उन्होंने शुरू से बताई। पर मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस सिर्फ़ वही सामने रखूँगा कि मैडम की जो मम्मी है, उनकी ये अकेली औलाद है यानी कि एक अकेली लड़की है। जबकि मैडम के जो पापा हैं, तो मैडम के पापा की जो पहली मैरिज थी, उससे 2 लड़कियाँ थीं और इस तरीके से ये तीनों
लड़कियाँ और इनके मम्मी-पापा यही लोग साथ रहा करते थे। तो इनके बीच में जो झड़ लड़ाई का जो मेन मुद्दा होता था, एक तो ये होता था कि उन लड़कियों के साथ में वो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था मैडम की मम्मी के द्वारा, जिसका कि उनके पापा को बुरा लगता था। और ड्रिंक करना, मतलब ड्रिंक तो पूरी फैमिली ड्रिंक किया करती थी। तो ये 2 वजह ज़्यादातर हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हुआ करते थे। मैडम शुरू से ही पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एक एवरेज स्टूडेंट थी। हाँ, कुछ घरेलू काम जैसे मेहंदी लगाना, कपड़े वगैरह, इन सब में इनका थोड़ा-सा इंटरेस्ट था। लेकिन वो जो लड़कियाँ थी, वो दोनों दूसरे तरीके से ज़्यादा बेटर थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनमें भी वो बहुत अच्छे थे। और इसके बाद में ये जो है दोनों के दोनों अलग हो गए, यानी इनके मम्मी-पापा अलग हो गए। पहले ये मुंबई में रहे, उसके बाद में पुणे में शिफ्ट हो गए, ख़ास तौर से पढ़ाई वगैरह के लिए, क्योंकि मैडम की मम्मी की जो सिस्टर थीं, वो पुणे में रहा करती थीं। मैडम के पापा भी साथ-साथ पुणे में शिफ्ट हुए, क्योंकि वो भी अपनी लड़कियों को अच्छा पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैडम के पापा तब भी इसको जो है पैसे दिया करते थे मैडम की मम्मी को, इसकी इस पढ़ाई के लिए, मैडम की पढ़ाई के लिए। तो मैडम ने पहले एक जॉब की, उसके बाद में उन्होंने जो ये कोर्स करने के लिए सोचा, एयरलाइन वाला कोर्स करने के लिए सोचा, उसके लिए भी पापा ने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया। इनको कि ये ब्लैक पैच कहती रहती है, देख लीजिए। मम्मी ने हमेशा साथ दिया इसका, उसके बाद में पापा ने भी फाइनेंशियली सारी हेल्प करी। और जब तब जो है इनसे मिलने-जुलने आते थे, ये लोग आपस में जो है बैठ के खाना-पीना भी खाया करते थे। इसके बाद में मैडम ने जो है फिर ये जॉइन कर ली, कोर्स को जॉइन कर लिया, उसके बाद में एयरलाइन जॉइन कर ली। मैडम ने जहाँ पर ट्रेनिंग करी थी, 60 डेज़ या 90 डेज़ की थी, वहाँ पे इनका एक्स हस्बैंड जो उसने भी शॉर्ट टर्म के लिए इनके साथ जॉइन किया था। वहीं पे जो है इनकी जो है जान-पहचान हुई। उसके बाद में जब ये फ्लाइट में आ गए, तो मैडम अक्सर जो है ना कुछ न कुछ मिस्टेक कर दिया करती थी। तो ये इनका एक्स हस्बैंड जो है, ये इनको हमेशा हेल्प किया करता था, क्योंकि मैडम अक्सर जो है फ़ोन में बिज़ी रहा करती थी, या कुछ भी करके कुछ न कुछ मिस्टेक कर देती थी। तो इसकी तरीके से इन दोनों का आपस में रिलेशन शुरू हुआ, और फिर इनका घूमना-फिरना ये सब शुरू हुआ। इनकी जो मदर थी, यानी इसकी जो मदर इन लॉ थी, वो इनको मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रीज़न ये था कि मैडम एक्ज़ैगरेट करती थी हर कंडीशन में। खुश होना है तो पता नहीं क्या खुश होना है, दुखी हो गए, ये लड़ाई हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा डीप लड़ाई हो गया। तो इस तरह की हैबिट्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद भी प्रिंसिपल हैं, तो उनकी लाइफ़ में कुछ डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें होती थी, वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं किया करती थी। अब इसके बाद में मैडम की शादी कैसी हुई? तो मैडम की शादी जो है वही इत्तेफ़ाक वाली, जो एक्सीडेंटल शादी होती है ना, एक्सीडेंटल शादी हुई, क्योंकि मैडम पहले ही रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में इनकी मदर ने इनको एक बार प्रपोज़ भी किया कि अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी है, तो इसको अबॉर्ट कर दो। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, 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 मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इनकी फैमिली का जो स्टेटस था, यानी एक्स की फैमिली का जो स्टेटस था, वो बहुत ही अच्छा स्टेटस था। मदर जो है वो प्रिंसिपल थी, और फादर जो है वो भी कुछ न कुछ ऐसे काम किया करते थे, मॉडलिंग वगैरह के। और इनके जो मतलब देवर थे, वो भी जो है इस तरीके से फ़िल्म इंडस्ट्री और इन सब में जुड़े हुए थे। तो सारे, और पैसा बहुत था, तो उसकी वजह से मैडम को ये लगता था ये तो भई बिल्कुल सेट है मामला, यहाँ तो लाइफ़ हो जाएगी सेट। और जबकि मैडम की लाइफ़ कहाँ सेट हुई और कैसे सेट हुई, और आज की डेट में कितना डोरमेट कहा जा रहा है, वो आप सबको पता है। अब मैडम ने पुणे के ही एक चर्च में, जहाँ की अभी फ्यूनरल भी हुआ था कुछ दिन पहले इनके एक्स फादर इन लॉ का, तो वहीं पर ही इनकी शादी की गई। और शादी के बाद में ये आपस के रिलेशन जो है थोड़ा-सा गड़बड़ चलने लगे, और उसकी वजह से मैडम जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी, और उसी की वजह से इनकी जो चाइल्ड है, मे बी वो इसी की वजह से इस तरह की पैदा हुई। लेकिन उसके बाद में भी ये फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं करी। इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, हम ऐसा करेंगे, 2-2 हाउस हेल्प रखेंगे और इसकी प्रॉपर देखभाल करेंगे और इसको पालेंगे। अब मैडम का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था, जो आप सबको पता है, यही अकेला मैक्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर नहीं था। भैया, इससे पहले भी मैडम जब अपने फ्लाइट के साथ में थी, तो वहाँ दूसरे लोगों के साथ में कुछ इनका चलता था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ़ में और भी ज़्यादा दिक्कतें शुरू होती थी। उसी टाइम पे इनके देवर ने इनको प्रपोज़ किया, ये काम के लिए जिसके लिए ये जानी जाती हैं। मैडम को अपने देवर से हेल्प मिली, और उसी की वजह से इनका पोर्टफोलियो सेलेक्ट हुआ और इनको काम मिला। अब जब ये मैडम काम पे जाने लगी,
तो इनके जो कोलीग्स थे, इनके साथ में इनका उठना-बैठना होने लगा और उसी टाइम पे मैडम ने कंधा ढूँढना शुरू कर दिया। मैडम अपने हस्बैंड के बारे में कुछ-कुछ बातें करती थी, तो उसकी वजह से लोग बाग इन्हें कंधा दिया करते थे और उन्हीं कंधे में एक कंधा आपने देख ही लिया आज की डेट में है, जो कंधा ना बन के उसने इनको धंधा समझ लिया कि चलो ये आ गई मेरे पास में तो सब कुछ हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा आदमी इनको मिल गया। तो अब देखिए अगर आग होती है फिर धुआँ भी होता है, वो वाली बात है कि आग है तो धुआँ है तो आग है। तो उसी तरीके से जो इनके देवर थे, उनको भी ये धुएँ की भनक लग गई कि किस तरह से मैडम जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपने इश्क को परवान चढ़ा रही हैं। अभी उसको इश्क कहना भी गलत है, अब वो क्या कहना चाहिए वो भाषा मैं अब यूज़ करना नहीं चाहता। तो वो इस तरीके से मैडम के चर्चे जो है उनके घर तक भी पहुँच गए। अब मैडम और जनाब पहले तो वहीं घूमते-फिरते रहते थे, उसके बाद में इनकी आउटिंग भी शुरू हो गई, जैसे महाबलेश्वर, पुणे और मतलब कहना नहीं चाहिए और भी कई प्लेसेस पे गए थे। और इतने बीच में जनाब ने अच्छी तरह समझ लिया था कि ये तो मेरे लिए सोने की मुर्गी है। पहले तो इनके देवर ने, एक्स देवर ने इनको समझाने की कोशिश करी कि आप थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल कीजिए। उदय कंट्रोल योर इमोशन। पर उदय कहाँ कंट्रोल करने वाला था, उसने सुनी अनसुनी कर दी। उसके बाद में उसने अपनी मदर को बोला यानी कि इनकी एक्स मदर इन लॉ को बोला। उन्होंने उनको इसको बुला के समझाने की कोशिश करी अपने घर बुलाकर। बट इसने उनको ही उल्टा कहना शुरू कर दिया कि आप लोग मेरे पे रोक-टोक लगाते हो, आप लोग मेरे मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते और इस तरह से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। उसके बाद में ये न्यूज़ पहुँची इनके फ़ादर के पास में। तो इनके फ़ादर ने फिर जो है थोड़ा-सा रोक-टोक लगाना शुरू करी कि आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो? ये कपड़े वाली बात आती है ये यहाँ से शुरू हुई थी। अब इसके बाद में इसने जो पूरा रोना शुरू कर दिया कि भई मेरे को तो तंग किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है और उसके बाद में इन लोगों ने फ़ैसला किया कि चलिए हम अलग-अलग होंगे और ये अलग-अलग होने का जो फ़ैसला था ये खाली मैडम का फ़ैसला था। इसके माँ-बाप यानी इसके पेरेंट्स में, इसके जानने वाले, इसके बाकी लोगों ने इसको बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। पहले ही इस वाली मैरिज से इसके घरवाले खुश नहीं थे यानी इसके मदर, फादर और बाकी लोग जो थे इसके सगे-संबंधी थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, फर्स्ट मैरिज से। तो इसकी वजह से इसको उन्होंने रोका कि भई अब कम से कम अब गलत कदम मत उठाओ क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे से जिससे होने जा रही है वो फ़िल्म इंडस्ट्री का था। तो फ़िल्म इंडस्ट्री यानी जनाब के बारे में वो अच्छे पॉइंट नहीं रखते थे। एक तो ये था कि भई फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जो होते हैं रिलेशंस जो है अच्छे रखते नहीं हैं, उनके रिलेशन फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वो लोग इनको मना करते थे लेकिन मैडम ने किसी की नहीं सुनी। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं मैडम की फर्स्ट लव स्टोरी के साथ में सेकंड लव स्टोरी के बारे में और बाकी चीज़ के बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे। भाई अब तो कोई भी चीज़ पे पर्दा नहीं रहेगा, सब बाहर आ जाएँगी। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप इसके नीचे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।